हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 की जिस धारा के बारे में बात करने वाले हैं वह धारा 24 है। कन्फेशंस के बारे में, संस्वीकृतियों के बारे में। अभी तक हमने स्वीकृतियों के बारे में पढ़ा। धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। 24 से 30 तक कन्फेशंस के बारे में बताया गया है, संस्वीकृतियों के बारे में बताया गया है। और आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे, इसी की बात करेंगे। तो धारा 24 इस अधिनियम के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय में और भाग 1 में आता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए खूबसूरत सी लाइन। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म माफ नहीं करते। कहते हैं ना कि भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कर्म हमें माफ नहीं करते। हम जैसा काम करते हैं उसका परिणाम हमें मिलकर रहता है। तो अच्छा कर्म करिए। ओके, इसी के साथ आते हैं प्रश्न पर कि जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं संस्वीकृति से रिलेटेड वे हैं। संस्वीकृति क्या है, परिभाषा दीजिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा पूछता है कि परिभाषा क्या है संस्वीकृति की। फिर दूसरा प्रश्न है संस्वीकृति कितने प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न है संस्वीकृति कब सुसंगत एवं विसंगत होती है। मतलब दोनों सवाल है, कब रिलेवेंट होती है और कब इरेलेवेंट होती है। चौथा सवाल है सअभियुक्त किसे कहते हैं, इसके द्वारा की गई संस्वीकृति का क्या महत्व होता है। फिर है प्राधिकारवान व्यक्ति किसे कहते हैं, प्लीज करेक्ट इट। प्राधिकारवान है यहाँ पर, बांध नहीं है। तो हम देखते हैं इतने सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो धारा 24 की, और जो प्रश्न आगे हैं और भी हैं तो वो अलग अलग सेक्शंस के थ्रू भी आते हैं, तो वो उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम धारा 24 पढ़ते हैं। धारा 24 में ये बताया गया है कि संस्वीकृति कब विसंगत होती है, कब इरेलेवेंट होती है। तो उत्प्रेरणा मतलब फुसलाना, किसी को जब हम फुसलाते हैं। धमकी या वचन, वादा, जब हम किसी को थ्रेट करते हैं या किसी से हम प्रॉमिस करते हैं। कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। आप जब सेक्शंस पढ़ेंगे तो यही लाइंस लिखी हुई है उसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्वीकृति क्या है। अभी तक आप जाने कि स्वीकृति क्या है, अब हम जानेंगे कि संस्वीकृति क्या है। संस्वीकृति एक्चुअली आपराधिक न्यायालयों में की जाती है। संस्कृति का मतलब होता है जब हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, कन्फेशन करते हैं, जब हम अपने गिल्ट को स्वीकार कर लेते हैं। तो जब यहाँ आपराधिक मामलों में वो बात आती है, जब अपराध से संबंधित मामले होते हैं, तब यहाँ पर हम उसे कन्फेशन का नाम देते हैं, संस्वीकृति का नाम देते हैं। और स्वीकृति में क्या है, वो सिविल मामलों में थोड़ा सा है, वो सिविल मामलों में लागू होती है। लेकिन जो संस्वीकृति है वो आपराधिक मामलों में होती है। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वो व्यक्ति कहाँ जाता है, पुलिस के पास जाता है या कोर्ट में जाता है, कहीं भी जाता है और अपने आप अपराध को स्वीकार करता है कि मैंने ये अपराध किया है। तो उसका इस प्रकार स्वीकार किए गए अपराध को हम कन्फेशन कहते हैं, संस्वीकृति कहते हैं। फिर हम बाद में देखेंगे कि जब पुलिस के सामने संस्वीकृति की जाती है या कोर्ट के सामने की जाती है तो एडमिसिबल है या नहीं है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात करेंगे कि संस्वीकृति कब विसंगत होती है। तो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि
अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त होगी कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या अपनी ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। बहुत ही लंबी धारा है, इसको हमें ठीक से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या है। देखिए यहाँ पे जो बात कही की जा रही है, आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें से ये निकल के आ रहा है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है। दांडिक कार्यवाही मतलब आपराधिक जो कार्यवाहियाँ होती हैं, जो आपराधिक न्यायालय होते हैं और उसमें जो कार्यवाहियाँ होती हैं उसके बारे में बात की जा रही है। यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि न्यायालय को क्या प्रतीत होता है, न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने कोई ऐसी संस्वीकृति, कोई ऐसा कन्फेशन कर दिया है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में, जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति को आरोप लगा है, चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। मतलब अभियुक्त को क्या किया गया है, फुसलाया गया है, अभियुक्त को धमकी दिया गया है या अभियुक्त से कोई प्रॉमिस किया गया है। क्या प्रॉमिस किया गया है, क्या किस टाइप से किया गया है, जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है। मतलब कि ये जो उत्प्रेरणा, धमकी और वचन है वो किसी प्राधिकारवान व्यक्ति मतलब जिसके पास कोई प्राधिकार हो, जो अथराइज्ड हो, कि उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को वह फुसला सकता है, उसको धमकी दे सकता है, उसको कुछ प्रॉमिस कर सकता है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त होगी, वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा। देखिए यहाँ पे ऐहिक रूप की बात की जा रही है, ऐहिक रूप की बुराई की बात की जा रही है और ऐहिक रूप के फायदा उठाने की बात की जा रही है। एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक। लौकिक मतलब जो सांसारिक है, सांसारिक मतलब जो कि इस संसार में रहकर कोई हमें फ़ायदा मिल जाए या कि फिर किसी हम अपनी बुराई को हम उसको छिपा लें, किसी हम अपने दोस्त को छिपा लें, ठीक है। और एक होता है अलौकिक। अलौकिक मतलब जो संसार का नहीं है, मतलब सांसारिक ना हो, जो संसार से, इस संसार से मतलब इस धरती से जो रिलेटेड ना हो, वो आध्यात्मिक हो। तो यहाँ ऐहिक की जो बात की गई है वो सांसारिक का, इससे मतलब है सांसारिक, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे रहते हुए ना रिश्तेदार हैं या कुछ भी है, कैसे भी है, तो अगर सांसारिक रूप से किसी बुराई को हम बचा सकते हो, कोई मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई प्राधिकारवान व्यक्ति है, ठीक है, अभियुक्त को वो धमकी देता है या वादा करता है। कैसे वादा करता है कि अगर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा या तुम्हारे परिवार वालों को इतने पैसे दूंगा और तुम ये अपराध स्वीकार कर लो। तो यहाँ पे ये सांसारिक रूप का फायदा हो गया, है ना। और दूसरा कैसे है कि अगर तुम अपराध स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 तरह से संस्वीकृति विसंगत होती है। कैसे? उत्प्रेरणा द्वारा, जब अभियुक्त को फुसलाया जाता है। दूसरा है धमकी या वचन द्वारा, मतलब जब अभियुक्त को थ्रेट किया गया हो या कोई प्रॉमिस किया गया हो और प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से किया गया हो, और ऐसा किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से किया गया हो। हम प्राधिकारवान व्यक्ति के बारे में अभी बताएंगे कि प्राधिकारवान व्यक्ति क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संस्वीकृति के प्रकार। संस्कृति 2 प्रकार की है, न्यायिक संस्वीकृति जो कि न्यायालय में की जाती है, और न्यायिकेतर संस्वीकृति मतलब जो न्यायालय से बाहर की जाती है संस्वीकृति,
इसके संबंध में महत्वपूर्ण वाद है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। शाहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1966 सुप्रीम कोर्ट के वाद में अवतारित किया गया कि जब धारा 17 में वर्णित स्वीकृति दीवानी मामलों में की जाती है तब उसे केवल स्वीकृति कहते हैं, परंतु जब किसी अपराधकर्ता द्वारा की जाती है तब उसे संस्वीकृति कहते हैं। जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि जब वो दीवानी मामलों में होती है, अपराध को कोई स्वीकार करता है तो वो स्वीकृति होती है, और जब यही आपराधिक मामलों में कोई अपने अपराध को स्वीकार करता है तो उसे संस्कृति कहते हैं। बाकी वैसे कोई अंतर नहीं है। और यह डिफाइन किया गया है शाहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1966 सुप्रीम कोर्ट के केस में। दूसरा केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भर केस हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल का केस है। इसमें ये पूछा जाता है कि ये केस कहाँ से है, प्रिवी काउंसिल का है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, कहाँ का है? तो ये केस प्रिवी काउंसिल का है। यह अवधारित किया गया कि संस्वीकृति ऐसी हो जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो। यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कोई कन्फेशन करता है तो वह अपने अपराध को पूरी तरह से स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अपनी अच्छाई भी बता दे रहा है, उसमें थोड़ी सी बुराई भी बता दे रहा है, तो ऐसा न रहे। वो सीधे क्या करे, अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करे कि हाँ मैंने इसे मारा है तो मारा है। ठीक है, फिर देखते हैं पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य 1952 सुप्रीम कोर्ट। आप जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट केस है। के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पलविंदर के कथन को संस्वीकृति नहीं माना। उच्चतम न्यायालय के अनुसार फंसाने वाले भाग को दोषमुक्त करने वाले भाग से पृथक नहीं किया जा सकता। इस मामले में क्या था कि जो अभियुक्त था वो दो तरह से बयान दे रहा था। एक तो बयान ऐसे दे रहा था कि वो अपने आप को बचा रहा था, और दूसरा ऐसा था कि अपराध को स्वीकार भी कर रहा था। तो इसमें यही बात कही गई कि उसमें जो है तो पूर्ण रूप से अपने अपराध को स्वीकार किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अग्नू नागेशिया बनाम बिहार राज्य 1966 सुप्रीम कोर्ट का केस है, और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।